बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCNP शूट 300 135 लेक्चर नंबर 22 में के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज हमने मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को स्टडी करना है और इंशाल्लाह आज हमने सीरीज़ भी एंड कर लेनी है। छोटा सा लेक्चर है हमारा और लास्ट में हम कुछ एग्ज़ाम के बारे में अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करेंगे। कुछ गाइडलाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होंगी और उसके बाद एंड इंशाल्लाह। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स और मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स में हमने सबसे पहले पढ़ना है एनटीपी। तो ये स्लाइड आप लोगों को याद हो गई है, हमारे चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 2 की स्लाइड है, 2A1 की। इसके अंदर हमने मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हमने सिर्फ इनका जिक्र किया था, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं देखी थी। आज इनमें से कुछ की कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर, ये क्या होता है। तो जनाबे वाला, जैसे आप जानते हैं नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर जो है ये हमारे नेटवर्क में एक सेंट्रलाइज पॉइंट होता है जहाँ से तमाम डिवाइसेस अपना टाइम सिंक्रोनाइज कर लेती हैं। फ़ायदा ये हो जाता है कि तमाम डिवाइसेस का टाइम जो है वो एक जैसा हो जाता है, सेकंड्स मिनट सब एक जैसे हो जाते हैं, एक्यूरेट टाइम हो जाता है। तो हमें टाइम बेस्ड एसीएल लगाने में फ़ायदा होता है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स को अपनी सिक्योरिटी कीज़ एक्सचेंज करने में फ़ायदा हो जाता है। लॉग्स जो हैं वो सही टाइम पे जनरेट हो रहे होते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे फ़ायदे नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के हैं। तो हम अपने राउटर को भी एज ए नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर यूज़ कर सकते हैं और हमारे पास लिनक्स के वगैरह के सर्वर भी इसके लिए यूज़ हो रहे होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन से पहले एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। एनटीपी जो है ये यूडीपी 123 पोर्ट पे काम कर रहा होता है और बाकी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं। तो ये हमारी लैब है GNS3 की, जिसमें हमने काम करना है। R1 को हम NTP सर्वर बना लेंगे और R3 को हम NTP क्लाइंट बना लेंगे। तो कोई स्पेशल ट्रबल शूटिंग नहीं है, मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, उसी में आपको ट्रबल शूटिंग स्टेप भी समझ आ जाएंगे इजीली। तो R1 पे चलते हैं और R1 को हम कहते हैं भैया NTP सर्वर कैसे बनेगा R1। तो पहले मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ कनेक्टिविटी। तो इस वक्त हमने GNS वो EIGRP यूज़ करें हम लोग कनेक्टिविटी के लिए। तो पिंग कर लेते हैं एक दफ़ा 20.0.0.3 को। ये R3 के इंटरफेस को पिंग किया मैंने। NTP पहले डू शो क्लॉक करके इसकी क्लॉक चेक कर लेते हैं। इसकी क्लॉक ये है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक दफ़ा क्लॉक टाइम जो है ना वो चेंज कर लेते हैं। क्लॉक सेट और 7:08 हो रहे हैं, 8 सेकंड हो रहे हैं और हमारे पास 25 तारीख है और मंथ है दिसंबर और ईयर है 2018। तो हम यहाँ 16 कर देते हैं ताकि अच्छी सी वाज़ेह चेंज हो हमारे पास। शो क्लॉक, तो ये टाइम हमारा चेंज हो गया। तो अब सारी डिवाइसेस के ऊपर ये वाला टाइम सिंक्रोनाइज होना चाहिए। कॉन्फ़िगर टर्मिनल और यहाँ पे हम लोग करते हैं एनटीपी जिसको हमने एनटीपी सर्वर बनाना होता है उसके ऊपर हम एनटीपी मास्टर की कमांड रन कर लेते हैं, एनटीपी मास्टर। और मास्टर के आगे एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटम नंबर 1। तो स्ट्रेटम नंबर क्या चीज़ होती है जनाब, R1 का स्ट्रेटम नंबर, R1 का R1 पे हमने स्ट्रेटम नंबर 1 सेट कर दिया। R3 अब जब टाइम सिंक्रोनाइज करेगा R1 से, तो जितने होप काउंट बीच में आएंगे स्ट्रेटम नंबर में उतना इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब जब ये टाइम सिंक्रोनाइज करेगा तो R1 का स्ट्रेटम नंबर है 1, तो एक होप आया बीच में तो यहाँ पे आते आते स्ट्रेटम नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर इसके आगे एक राउटर लगा हो यहाँ पे R7, तो R7 जब R1 से टाइम को सिंक्रोनाइज करेगा तो R1 का स्ट्रेटम नंबर 1 है और बीच में 2 होप आएंगे तो स्ट्रेटम नंबर 3 हो जाएगा। स्ट्रेटम नंबर हो जाएगा 3। यहाँ पे R, कौन सा वाला R मैंने लगाया था यहाँ पे उसके ऊपर। अच्छा, तो स्ट्रेटम नंबर जो है वो 1 to 15 होता है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15। तो हमने हमेशा ऐसा स्ट्रेटम नंबर सेट करना होता है। ये एक ट्रबल शूटिंग पॉइंट है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेटम नंबर 14 सेट कर दूंगा तो वो यहाँ आके 15 हो जाएगा और अगले पे 16 हो जाएगा, अगले राउटर पे। तो नेक्स्ट राउटर जो है अनरीचेबल हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह वो यहाँ पे अब
सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी। तो इसलिए हमने अपने मास्टर राउटर पे जो स्ट्रेटम नंबर है वैल्यू वो बड़ा सोच समझ के रखना होता है। ओके, उसके बाद हम एनटीपी हमारे पास ऑथेंटिकेशन भी होती है, एनटीपी ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन डैश की, और की को कोई नाम दे दें, 1 नंबर दे दिए MD5, और यहाँ पे हम इसको सिस्को, ये की है हमारी सिस्को। तो ऑथेंटिकेशन की, ऑथेंटिकेशन के स्पेलिंग गलत है। और इसके बाद हमारे पास अगर मल्टीपल ऑथेंटिकेशन कीज हों, की 1 2 3, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एनटीपी ट्रस्टेड की 1 ये कमांड दे लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जो की यूज़ होनी होती है वो डिफाइन हो जाती है। उसके बाद एनटीपी ऑथेंटिकेट एक कमांड है सोर्स टाइम को ऑथेंटिकेट करने के लिए, तो इसका जो रेफरेंस क्लॉक है ये इटसेल्फ है, खुद ही है। तो R3 पे चलते हैं एक दफ़ा। अच्छा, अब हमने इसको क्लाइंट बनाना है, तो सबसे पहले इसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, डू शो क्लॉक कर लें पहले आप। तो डू शो क्लॉक टाइम देख रहे हैं इसका आप, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले एनटीपी लॉगिंग कर लेते हैं, जैसे टाइम चेंज होगा हमें पता चल जाएगा। उसके बाद एनटीपी लॉगिंग कर लिया हमने, एनटीपी ऑथेंटिकेशन पहले कर लेते हैं और फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे एनटीपी ऑथेंटिकेशन, क्योंकि अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑथेंटिकेशन नहीं की तो एनटीपी भी सिंक्रोनाइज नहीं होगा। एनटीपी ऑथेंटिकेशन की 1 और MD5 सिस्को, और यहाँ पे भी हमें एनटीपी एनटीपी ट्रस्टेड की 1 ये भी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 है, R1 पे, तो फिर भी काम नहीं चलेगा। एनटीपी ट्रस्टेड की 1, और उसके बाद एनटीपी मास एनटीपी सर्वर, यहाँ पे हमने सर्वर की कमांड देनी है, एनटीपी सर्वर, और सर्वर हमारा क्या है 10.0.0.1, 10.0.0.1। तो अब देखते हैं टाइम सिंक्रोनाइज होता है या नहीं। शो क्लॉक, टाइम सिंक्रोनाइज हो गया, ये ले शो क्लॉक। शो एनटीपी स्टेटस, ये बहुत काम की कमांड है, एक बहुत अच्छी कमांड है, इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। क्लॉक इज सिंक्रोनाइज्ड, अगर क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं ना हो रही, इसमें दो इशू हो सकते हैं। एक तो ये कि ऑथेंटिकेशन फेलियर आ रहा है, दूसरा ये कि हमारा जो एनटीपी सर्वर है वो अप एंड रनिंग है या नहीं, ये भी चेक करना पड़ेगा। और तीसरा ये कि स्ट्रेटम नंबर जो है वो हमारा सही है या नहीं, ये देखें स्ट्रेटम नंबर 2 हो गया। एक और चीज़ भी होती है जो कि एनटीपी सर्वर में सिंक्रोनाइजेशन में बड़ा मसला कर सकती है, दैट इज़ क्लॉक ऑफसेट। क्लॉक ऑफसेट, ये क्लॉक ऑफसेट अगर ज़्यादा होगा ना, यहाँ पे अभी तो मिली सेकेंड में आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये डेज में भी आ सकता है, 1000 डेज। तो इस तरह जब ये जितना ज़्यादा क्लॉक ऑफसेट जितना ज़्यादा होगा उतनी देर से सिंक्रोनाइज होगा। एक वक्त आता है कि ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं होती। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि आप लोग इसके ऊपर R3 के ऊपर मैन्युअली टाइम सेट करते हैं। तो क्या होगा, मैन्युअली जो भी टाइम आप सेट करेंगे वो ओरिजिनल के करीब तरीन होगा, तो ये क्लॉक ऑफसेट कम हो जाएगा और ये खुद ब खुद टाइम को सिंक्रोनाइज कर लेगा। इसका यही सोल्यूशन है, कोई कमांड वगैरह नहीं है क्लॉक ऑफसेट के लिए यहाँ पे। तो जी आगे चलते हैं, और दैट्स इट, ये इतना ही था एनटीपी सर्वर हमारा। अगर हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी हो तो शो रन पाइप सेक्शन एनटीपी हम करेंगे और हमें सारी कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ जाएगी। ये हमें सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ से हम की को ट्रबल शूट कर सकते हैं, एनटीपी सर्वर को ट्रबल शूट कर सकते हैं। वैसे एक और कमांड है एनटीपी प्रेफर की, एनटीपी 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 सर्वर 10.0.0.1, और यहाँ पे प्रेफर की कमांड होगी, हाँ प्रेफर, ये प्रेफर। तो इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास दो एनटीपी सर्वर लगे हुए हैं, R1 एंड R2, और हम R3 से कहते हैं भाई आपने R1 से ही अपना टाइम सिंक्रोनाइज करना है, तो हम प्रेफर सर्वर R1 कर देंगे। अगर हमने R2 से करवाना होगा फोर्सफुली तो हम प्रेफर सर्वर R2 कर देंगे, एंड दैट्स इट। तो आगे चलें जी, ये सारी ट्रबल शूटिंग पॉइंट एज इट इज़ लिखे हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं। इसमें बस ये चीज़ है कि अगर किसी डिवाइस की CPU यूटिलाइजेशन हाई हो जाए और वो एनटीपी सर्वर हो हमारा, तो वहाँ पे भी
सिंक्रोनाइजेशन मसला हो जाता है। तो शो प्रोसेस सीपीयू करके उसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन देखेंगे, किस वजह से सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई है, वो मसला उसका रिजॉल्व करेंगे तो हमारी एनटीपी सिंक्रोनाइजेशन भी होना शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं जी आगे। सिजलॉग, सिजलॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे नेटवर्क में सिजलॉग नहीं है तो हमें ट्रबल शूटिंग करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें पता ही नहीं चलेगा कि डिवाइस किस वजह से डाउन हुई है। हमें ट्रबल शूटिंग पॉइंट तक पहुंचते हुए, मसले को ढूंढते हुए टाइम लग जाएगा। अगर सिजलॉग होगा तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि मसला यानी किसी प्रोटोकॉल में आ रहा है, लेयर 2 है, लेयर 3 है, सब चीज़ें हमें अंदाज़ा हो जाएगा, फिर हम उसे ट्रबल शूट कर लेंगे। लेकिन सिजलॉग ही नहीं होगा तो मसला हो जाएगा। तो सिजलॉग के लिए कोई बड़ी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, बस हमने 514 पोर्ट को ACLs में अपनी अलाउ करना है। सिजलॉग के लिए हम राउटर का बफर यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बफर छोटा सा होता है, लेकिन हम लॉग बफर की कमांड से बफर को बढ़ा भी सकते हैं। लॉग बफर की कमांड है, लेट मी चेक। लॉगिंग ऑन सिजलॉग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, लॉगिंग बफर, हाँ जी यही है। तो आप यहाँ पे बफर सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा लॉगिंग ट्रैप एक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लॉगिंग ट्रैप को हम सेट करना भूल जाते हैं। तो लॉगिंग ट्रैप में एक चीज़ का ख्याल रखें आप लोग कि जो भी आपने जिस लेवल के लॉग्स लेने हैं वो सही सही यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग ट्रैप 5। तो 5 का मतलब है कि 5 4 3 2 1 इन सारे लेवल्स के लॉग हमारे पास आ रहे होंगे। तो अगर आपके पास एक लॉग जनरेट नहीं हो रहा तो आपने चेक कर लेना है कि लॉगिंग ट्रैप हमने 3 सेट किया हुआ है, तो और वो लेवल 4 का ट्रैप है। तो वार्निंग्स वार्निंग्स हमने बहुत लो लेवल की यहाँ पे ट्रैपिंग लगाई हुई थी, तो वो लॉग्स जनरेट नहीं होंगे। हमने ये लॉगिंग ट्रैप चेक कर लेना है कि हम किस लेवल के लॉग्स यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। तो और इसके अलावा सम टाइम हमने किसी राउटर को रिमोट एक्सेस किया होता है और वहाँ से कुछ लॉग्स हम चाह रहे होते हैं कि आ जाएं हमारे पास, इंटरफेस अप डाउन के और इस तरह के लॉग्स हम चाह रहे होते हैं हमारे पास आ जाए और वो नहीं आ रहे होते, तो हम क्या कर लेते हैं, टर्मिनल मॉनिटर की कमांड यूज़ कर लेते हैं। ओके आगे चलें जी। जो सिजलॉग बहुत छोटी सी चीज़ है। आप लोग एक और काम भी कर सकते हैं सिजलॉग को ट्रबल शूट करने के लिए। वो लेट्स सपोज हमने ये R5 की जगह हमने अपना सिजलॉग सर्वर रखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे फिर वो कनेक्टिविटी वाला इशू भी चेक करना पड़ेगा कि सिजलॉग सर्वर एक्सेसिबल है या नहीं। तो और इसके अलावा अगर हम सिजलॉग की कोई एप्लीकेशन की भी सिजलॉग के अलावा कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसका पोर्ट नंबर अलाउड है या नहीं, वो एप्लीकेशन सही से इंस्टॉल्ड है या नहीं, ये अदर देन बुक है। बुक में ये जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करेंगे उसकी गाइडलाइंस के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। ओके जी चलते हैं आगे। सिजलॉग सर्वर के बाद जो हमारे पास चीज़ आती है दैट इज़ SNMP सर्वर। SNMP सर्वर हमारे नेटवर्क का ओवरव्यू लेने के लिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे जो है हमें सारे नेटवर्क की बेसलाइन शो करवाने के लिए यूज़ हो रहा होता है SNMP सर्वर। तो इसके अंदर भी हमें हमने क्या करना होता है, SNMP डैश सर्वर और यहाँ पे हमने ट्रैप इनेबल करना है। तो ट्रैप अगर इनेबल नहीं करेंगे तो SNMP काम नहीं करेगा। सम टाइम हम लोग SNMP होस्ट करके और हम यहाँ पे SNMP होस्ट का एड्रेस दे के और जान छुड़ा लेते हैं, तो इस तरह काम नहीं चलेगा। हमें ट्रैप इनेबल करना पड़ेगा। करेक्ट होस्ट IP एड्रेस हमने स्पेसिफाई किया हुआ है या नहीं, करेक्ट सर्वर का जो हो वेरिएंट है वो हमने स्पेसिफाई किया हुआ है नहीं, वेरिएंट 2 2C और 3। करेक्ट कम्युनिटी स्ट्रिंग जो हमने सेट की हुई है वो हमें यहाँ पे भी देनी होगी। तो इस वक्त मेरे पास चूंकि NMS सिस्टम मैंने नहीं लगाया हुआ, VM ऑन नहीं है मेरे पास और ना ही मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो दैट्स वाई आप लोग इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोलर विंड का 14 डेज ट्रायल वेरिएंट यूज़ कर लें और उसको आप यूज़ करके इसमें अच्छी सी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। वैसे इसकी ट्रबल शूटिंग इतनी बड़ी नहीं है, 2-4 कमांड हमने डालनी होती हैं और बाकी सारा कमाल वो NMS सोलर विंड का ही होता है। तो मोर ट्रबल शूटिंग टिप्स के लिए हमें NMS की गाइड पढ़नी पड़ेगी कि उसके अंदर अगर हमने ट्रैप्स, सेंड एंड गेट रिक्वेस्ट में भी कोई मसला आ सकता है तो वो उसकी हमें ट्रबल शूटिंग गाइड में से ये चीज़ें मिलेंगी। तो आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास IPSLA। IPSLA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत एक छोटा सा टूल है लेकिन अच्छे अच्छे काम कर जाता है। तो मोस्टली हम IPSLA को वैन कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं
कि लेट्स सपोज ये हमारा R5 हमारे ISP है और हम R2 पे हैं, और हम यहाँ से हम यहाँ BGP वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे, जैसे सिंपल लीज लाइन। तो हम यहाँ पे IPSLA को यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए कि वैन लिंक डाउन तो नहीं है, क्योंकि हम राउटर 2 पे बैठ के R5 की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं देख सकते। तो हम बस ये चेक कर लेते हैं कि वैन लिंक हमारा जैसे ही डाउन हो हमें दूसरे लिंक पे शिफ्ट कर दे, या हमें मैसेज आ जाएगा कम से कम। तो IPSLA भी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी एक दफ़ा हल्की सी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद हमें खुद ही पता चल जाएगा कि इसके ट्रबल शूटिंग स्टेप्स क्या हैं। तो R2 पे चलते हैं। इस वक्त मैं यहाँ से थोड़ी सी एडिटिंग करके वापस आता हूँ। वेलकम बैक। जस्ट मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल को ख़त्म करना था, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक राउट से हमने काम चलाना है। तो IPSLA 1 और IPSLA 1 इसका नंबर है। तो एंटर करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, हम यहाँ पे इन सारे प्रोटोकॉल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ये कमांड हम यूज़ करेंगे अपने काम के लिए, वैन कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। ICMP इको, तो ICMP इको डेस्टिनेशन एड्रेस मांगेगा 30.0.0.5, ये हमारा ISP साइट का एड्रेस हो जाएगा। और सोर्स IP एड्रेस मांगेगा, तो हमारी साइट का IP एड्रेस हो जाएगा 30.0.0.2। एंटर। अब यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ये आप लोग अपने नेटवर्क को देखेंगे कि आप कितनी जल्दी यानी ये पता लगाना चाहते हैं कि जो वैन साइड है वो डाउन हो गई है। तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड की और टाइम आउट, ये 3 वैल्यूज़ आप यहाँ सेट कर सकते हैं। मैं सेट नहीं कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। IPSLA स्केड्यूल, इसको स्टार्ट कर देते हैं और स्केड्यूल 1 और लाइफ फॉर एवर हम कहते हैं कि IPSLA हमारा काम करता रहे। और स्टार्ट टाइम नाउ, अभी से स्टार्ट हो जाइए। तो ओके, नाउ की जगह आप और बहुत कुछ लगा सकते हैं। तो नाउ तो जो है IPSLA ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब इसने मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दिया, शो IPSLA स्टैटिक। तो ये हमारा IPSLA काम करना शुरू हो गया। अब हमने इस IPSLA को स्टैटिक राउट के ऊपर अप्लाई कर देना है 30.0.0.5 और ट्रैक 8। अब ये ट्रैक 8 ये ऑब्जेक्ट है, ये मैंने क्रिएट ही नहीं किया था। ट्रैक 8 और ऑब्जेक्ट ट्रैक 8 IPSLA, जो काम मैंने इस ट्रैक ऑब्जेक्ट से लेने हैं ना, वो मैंने IPSLA में डिफाइन कर दिया और IPSLA को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया IPSLA 1। एंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे मुझे छोटी सी गलती कर दी है मैंने। IPSLA के आगे मैंने रीचेबिलिटी भी लगानी है, रीचेबिलिटी कि ये रीचेबिलिटी को चेक करता रहे। तो हमने सिर्फ 3 काम किए हैं। IPSLA में हमने प्रोटोकॉल मेंशन किए हैं कि जिसके ज़रिए हम वैन लिंक को मॉनिटर करेंगे। और उसके बाद आप फिर वहाँ पे थ्रेशोल्ड, टाइम आउट और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं लिंक अप डाउन की, वो आप इन 3 वैल्यू से ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, एक ट्रैक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ट्रैक 8 IPSLA रीचेबिलिटी। IPSLA को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। और इसके अलावा फिर हमने क्या किया, स्टैटिक राउट में इस ट्रैक ऑब्जेक्ट को अप्लाई कर दिया। 3 काम करने हैं हमने। एग्जिट। तो अब ये हमारा जो है ना बिल्कुल ट्रैकिंग हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, R5 पे जाते हैं और R5 पे जाके इस लिंक को डाउन कर देते हैं। तो हमारे पास R2 पे मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो R5 पे जो वैन लिंक है उसको हमने डाउन करना है। इंटरफेस सीरियल 3/0 और इसको मैं कह देता हूँ शट। ये शट हो गया। और यहाँ पे अब हमारे पास शो IPSLA स्टैटिक हम कर लेते हैं, IPSLA स्टैटिक, SLA स्टैटिस्टिक। और ये हमारे पास देखें नंबर ऑफ फेलियर 1 और ये नीचे डाउन का मैसेज भी आ गया मुझे। तो ये लें और ये देखें यहाँ पे कोड टाइम आउट भी आ गया। अगर ये सही काम कर रहा होता तो कोड हमारे पास ओके आना चाहिए था। चलिए दोबारा इसको अप करके देख लेते हैं, यहाँ पे ओके कोड लिखा आएगा। तो इस वक्त हमने राउंड ट्रिप टाइम, हमने टाइम आउट, वो थ्रेश होल्ड और फ्रीक्वेंसी में कोई वैल्यू सेट नहीं की, इसलिए राउंड ट्रिप टाइम की भी कोई वैल्यू अभी हमारे पास नहीं आ रही। तो R5 पे चल के इसको एक दफ़ा नो शट करते हैं, नो शट।
और अब यहाँ पे हमारे पास ओके कोड आना, ये एग्जाम क्वेश्चन भी है एक, कि अगर IPSLA का ओके कोड आ रहा हो तो इसका क्या मतलब है, और अगर टाइम आउट कोड आ रहा हो तो इसका क्या मतलब है। मैं इस कोड की बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब और ये ओके कोड हमारे पास आना शुरू हो गया। शो रन पाइप सेक्शन IPSLA, ये हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। देखें सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, ये काम हम ट्रैक ऑब्जेक्ट के ज़रिए भी कर सकते थे, लेकिन IPSLA से करने का क्या फ़ायदा है। हम IPSLA को पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। हम एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि हम लोग एक जगह पे काम कर रहे थे और वहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा था कि एक राउटर ये लगा हुआ था, एक राउटर ये लगा हुआ था, और ये हमारा नेटवर्क था। आई थिंक ऐसे ही था। हमें यहाँ HSRP चलाने की इजाज़त नहीं थी और हमने दो काम करवाने थे यहाँ पे। एक काम हमने ये करवाना था कि प्राइमरी लिंक हमारा ये है। अच्छा, इस लिंक पे ना यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नेट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, नेट। तो अब हमने IPSLA को यूज़ करके ये करवाना था कि जैसे ही प्राइमरी लिंक डाउन हो, इस साइड से ट्रैफिक जाना शुरू हो और नेटिंग भी इस लिंक से होना शुरू हो जाए, इस लिंक से नेटिंग होना शुरू हो जाए। तो ये काम अब आप लोग भी कर सकते हैं IPSLA को यूज़ करके, और इसको करने की कोशिश करें। ये कर लेते हैं तो IPSLA के मास्टर हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं जी। IPSLA को ट्रबल शूट करने के लिए करेक्ट ऑपरेशन नीड टू बी चूजन बेस्ड ऑन मेट्रिक यू आर मेजरिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं उस हिसाब से हमें सही ऑपरेशन चूज करना है। जहां पे मैंने ICMP इको की कमांड यूज़ की थी, उस एरिया की बात कर रहा है कि अगर हमने वैन लिंक मैनेज करना है तो हम वहां पे HTTP का ऑप्शन तो नहीं चूज़ करेंगे ना, तो हमें वहां पे सही ऑप्शन चूज़ करना है। डेस्टिनेशन IP एड्रेस हमारा ठीक होना चाहिए और रीचेबल भी होना चाहिए, जो हम डेस्टिनेशन IP एड्रेस यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद सोर्स IP एड्रेस हमारा ठीक होना चाहिए। IPSLA इंस्टेंट नीड टू बी स्टार्टेड। IPSLA हमने लगा कॉन्फ़िगर कर लिया, लेकिन IPSLA को स्टार्ट नहीं किया IPSLA स्केड्यूल की कमांड से, तो फिर हमें मसला होगा। और समटाइम ये भी होता है कि जैसे मैंने IPSLA स्केड्यूल और लास्ट में नाउ का वर्ड यूज़ किया था, आप लोग कहते हैं यार आधे घंटे बाद इसको स्टार्ट करना है, आधे घंटे बाद इतना मैं कॉन्फ़िगरेशन भी कर लूँगा। वो आधे घंटे के बजाय हम कोई और टाइम वहाँ पे दे जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे का। ये ऐसे कर लेते हैं कि हमने अपने राउटर का टाइम चेक नहीं किया होता, और जो हम टाइम कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं उसमें और इसमें 1 साल का डिफरेंस हो जाता है, तो वो नहीं स्टार्ट हो रहा। तो हमें पहले अपने राउटर का टाइम भी चेक कर लेना चाहिए कि राउटर पे कि इस वक्त क्या टाइम चल रहा है, और हम इसको कब स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हमने नाउ की जगह कोई कीवर्ड टाइम का यूज़ करना हो। IPSLA रिस्पॉन्डर अगर हमें चाहिए हो तो हम लगा सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। लास्ट एडवाइस। तो सीरीज़ तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह एंड हो चुकी है। हमने इसके अंदर जितने टॉपिक बुक में मेंशन थे हमने सारे पढ़े हैं। कोई एक टॉपिक अगर यहाँ पे रह गया हो तो इट्स मीन कि हमारे पास वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा। जैसे ACS सर्वर का एक छोटा सा ओवरव्यू था राउटर की ऑथेंटिकेशन के लिए, तो वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई हम लोग ACS को ज़्यादा नहीं पढ़ सके, लेकिन इट्स ओके, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आप लोग और बहुत सारे कोर्सेज में इसको पढ़ेंगे, और आप लोग CCNA सिक्योरिटी में ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। SNMP सर्वर, SNMP में हमारे राउटर साइड की जितनी भी ट्रबल शूटिंग है वो 4-5 पॉइंट्स ही हैं, वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं। और इसके अलावा बाकी पॉइंट्स अगर मेरे पास NMS सर्वर होता तो इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाते, लेकिन इट्स ओके, जब भी आप NMS सर्वर को इंस्टॉल करेंगे उसकी गाइड उसके साथ आएगी और आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन एज सच इतना बड़ा मसला होता नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेट होती हैं, ऑब्जेक्ट आईडीज़ इसके अंदर सेलेक्ट होती हैं। तो जब भी हम लाइसेंसेस वगैरह बाय करते हैं, एनएमएस को इंस्टॉल करते हैं, तो कई चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं, तो उसमें कोई बड़ा मसला नहीं होता, ह्यूमन एरर का चांस ही नहीं होता। तो इसलिए इन चीज़ों में 2-3 चीज़ों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितना भी टॉपिक है, जितने भी टॉपिक्स हैं वो माशाल्लाह हमने थॉरोली डिटेल से पढ़ लिए हैं। इस सीरीज़ को पढ़ने के बाद आप लोगों ने जस्ट एक काम करना है, और वो क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वेलकम बैक। तो ये लेक्चर सीरीज पढ़ने के बाद एंड में आपने क्या काम करना है, ये मैंने बुक को ओपन किया हुआ है, आप लोगों ने क्या करना है
कि ये कमांड रेफरेंस टू चेक यूर मेमोरी, आपने यहाँ से इस लाइन को पढ़ना है और चेक कर लेना है कि इसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज कर सकता हूँ। डिस्प्ले द एनटीपी कॉन्फ़िगरेशन विद इन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो शो रन पाइप सेक्शन, इस बात से पता चल जाएगा कि शो रन की कमांड यूज होगी। एग्जाम के अंदर जब हम बैठे होते हैं तो वहाँ पे हम लोग सोच रहे होते हैं कि अगर हमने टिपोलॉजी टेबल देखना है तो शो आई पी ए आई जी आर पी टोपोलॉजी, शो आई पी ओ एस पी एफ, इस तरह हमें टिपोलॉजी टेबल शो हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि वहाँ किसी और कमांड से वो टिपोलॉजी टेबल को देखना चाह रहा होता है। ये लिटरली मैं आपको एक एग्जाम पॉइंट बता रहा हूँ, सीसीएनपी राउट के पेपर में ऐसे हो जाता है अक्सर कि शो आई पी ई आई जी आर पी टोपोलॉजी, हम इससे सारी प्रैक्टिस में हम इससे जो है वो टोपोलॉजी टेबल देखते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे एक कमांड काम नहीं करती। वहाँ पे कमांड काम करती है शो आई पी ई आई जी आर पी वन टोपोलॉजी। तो इस तरह अगर आपको मल्टीपल कमांड्स आती होंगी तो आप एग्जाम में किसी भी मुश्किल से दो चार नहीं होंगे, बहुत इजीली आप जो है एक कमांड काम नहीं कर रही, आप दूसरी कमांड को यूज करके देख सकते हैं, क्योंकि कमांड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं अक्सर। तो एक काम बस आप लोगों ने करना है कि हर चैप्टर के आखिर में कमांड रेफरेंस देख लेना है, इससे आप लोगों का नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा। और एग्जाम प्रिपरेशन टास्क भी जो है वो हर चैप्टर के आखिर में, ये एग्जाम प्रिपरेशन टास्क कर रहे होंगे तो आपको कमांड्स का पता चल जाएगा, ये आपने कर लेना है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा यानी कि इसमें प्रैक्टिस करना चाहता है तो फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन में एडिशनल ट्रबल टिकट्स हैं, ये लैब एक दफ़ा आप लोग बना लें, वन टाइम कॉस्ट है, इसको एक दफ़ा कॉन्फ़िगर कर लें सारे राउटिंग प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेसेस, उसके बाद सेव कर लें। सेव करने के बाद इसके अंदर चेंजिंग करके हर टिकट सॉल्व करने के बाद आपको दोबारा से लैब कॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ेगी। जीएनएस3 का रीस्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो सारी डिवाइसेस जो हैं वो रीस्टार्ट हो जाएंगी और आप दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन कर सकेंगे। तो ट्रबल शूटिंग हमें बिल्कुल भी पढ़ने से नहीं आएगी कि एक दफ़ा बुक पढ़ेंगे तो ट्रबल शूटिंग आ जाएगी। ट्रबल शूटिंग जो है वो हमें दूसरों की हेल्प से आएगी, लोगों की हेल्प करें, उनके प्रॉब्लम्स को सुने, उनको उनको नेटवर्क को ट्रबल शूट करने में, नेटवर्क डिज़ाइन करने में, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन में उनकी हेल्प करें, मल्टीपल वेंडर्स पे काम करें और किसी को पढ़ा लें, इन सब चीज़ों से ट्रबल शूटिंग आती है। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि हम एक चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और हमारे नज़दीक वो बहुत ईजी होती है, तो हम लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता, तो इसलिए हमें उसका सोल्यूशन भी ऐसा नहीं पता होता, या एक प्रॉब्लम होता है वो मेरी लाइफ में कभी आया ही नहीं, क्योंकि हर रोज़ तो नेटवर्क लगते नहीं है और ना ही हर रोज़ ट्रबल शूट होते हैं। तो किसी दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे तो जो उसकी ट्रबल टिकट होगी, मेरी प्रैक्टिस मुफ्त में वहाँ पे हो जाएगी। तो इसलिए दूसरों की जितनी हेल्प हो सकता है करें आप लोग। तो आगे चलते हैं, एग्जाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रा देख लेते हैं। तो जनाबे वाला एग्जाम का एक मैंने यहाँ पे ये सारा, ये मैंने लिंक अपनी स्लाइड्स के अंदर दिया हुआ है, यहाँ से आप कॉस्ट की स्केजुलिंग कर सकते हैं, पासिंग द एग्जाम, एक्सपायरेशन, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं और यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो एग्जाम ट्यूटोरियल ओपन हो जाएगा, मैंने अलग से इसे ओपन करके रखा हुआ है। तो ये एग्जाम ट्यूटोरियल है। एग्जाम में हमारे पास 15 से 25 के दरमियान दरमियान में क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ये टोटल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, 6-7 कोई मल्टीपल चॉइस होंगे, 1-2 ड्रैग एंड ड्रॉप होंगे और 12-13 टिकट्स होंगी आपके पास। हर टिकट के लिए अलग सिनेरियो आपको नहीं दिया जाएगा, बस ये एक सिनेरियो है और यही यहाँ पे लिखा होगा, और ये एक लेयर 2 टोपोलॉजी है और एक लेयर 3 टोपोलॉजी है। यही टोपोलॉजी जो है वो हर ट्रबल टिकट में यूज़ हो रही होगी, अलग से आपको कोई भी हर टिकट के लिए अलग से टोपोलॉजी नहीं बनेगी मिलेगी। एक टिकट है उसके अंदर हमें इन दो राउटर्स को ट्रबल शूट करना है, एक टिकट है उसमें हमें इन दो राउटर्स को ट्रबल शूट करना है, एक में हमें वैन लिंक को ट्रबल शूट करना है, तो एक में हमें स्विच की पोर्ट सिक्योरिटी को ट्रबल शूट करना है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। ओके, तो अब यहाँ पे साइड पे हमारे पास 13-14 ट्रबल टिकट आ रहे होंगे। हमने पहले टिकट 1 पे क्लिक करना है। टिकट 1 पे क्लिक करके हमने इसको ध्यान से बैठ के पढ़ना है, बिल्कुल तसल्ली से, विदाउट एनी टेंशन। उसके बाद हमने एक ट्रबल टिकट के अगेंस्ट आपने 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं कि विच डिवाइस कॉज द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम किस डिवाइस के ऊपर है। तो ये आपको सिनेरियो में वो बिल्कुल भी नहीं बताएगा कि प्रॉब्लम इस डिवाइस के ऊपर है, वो आपको सिनेरियो होगा इस तरह से कि आपको अंदाजा हो जाएगा कुछ ना कुछ और आपने डिवाइस में लॉगिन होकर और चेक कर लेना है। तो लेकिन यहाँ पे आपकी ट्रबल शूटिंग स्किल्स यूज होंगी। उसके बाद आपने ये बताना है कि विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, यहाँ पे किस टेक्नोलॉजी में, लेयर 3 टेक्नोलॉजी या लेयर 2 टेक्नोलॉजी या कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल था, इस तरह की कोई भी चीज़ें यहाँ मेंशन करेगा तो आपने उसको यहाँ से चूज करना है, फाइंड आउट करना है। हाउ टू फिक्स, आपको फिक्स करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपको किसी राउटर की
कॉन्फ़िगर 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 टर्मिनल की एक्सेस ही ना मिले। आपने आपको सिर्फ प्रिविलेज एग्जिट मोड तक वो जाने दे और वहाँ पे आप शो की कमांड यूज़ करके और ट्रबल शूट उसे यानी कि ट्रबल टिकट का अंदाज़ा लगा लें और आप टी शूट नहीं कर सकते उसको, तो आप उसको फिक्स नहीं कर सकते इशू को। तो आपने जस्ट हाउ टू फिक्स में कमांड्स बता देने कि इस तरह इसको फिक्स कर लें। ओके, तो उसके बाद अभी ये जो न्यू एग्जाम आ रहा है उसके अंदर ये अबोर्ड का बटन मैंने सुना ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे करेंगे और नेक्स्ट, इसको ऐसे करेंगे और नेक्स्ट, प्रीवियस पे जाने के लिए इधर। ठीक है, एक ट्रबल टिकट के अंदर आप प्रीवियस और नेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा आपने डन कर दिया तो आप उस ट्रबल टिकट को दोबारा ओपन नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ध्यान से आपने एक ट्रबल टिकट को चूज करना है, जिसको चूज कर लिया वो करना पड़ेगा आपको। और ट्रबल टिकट को चूज करने के बाद इन 3 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि मैंने 3 क्वेश्चन टिक कर लिए हैं या नहीं। 3 क्वेश्चंस को टिक करना है जो मैं आपको अभी दिखा चुका हूं। तो उसके बाद जनाब, और टिकट नेम ओनली, टिकट के ऊपर ये नहीं लिखा होगा यूएसपीएफ का टिकट है, बस टिकट 1 2 3 लिखा होगा। आपने खुद से अंदाजा लगाना है कि इस ट्रबल टिकट में क्या चीज ट्रबल शूट करवाना चाहता है। अबाउट बटन इज रिमूव्ड, यू हैव टू सॉल्व द टिकट यू चूज। और उसके बाद ये हमारे पास ये 2 लिंक है जो मैंने आपके साथ शो कर दिए हैं। फोरम्स के ऊपर जाएं, लोगों के एग्जाम रिव्यूज़ को पढ़ें, और इसके अलावा एक दफ़ा बुक को, पूरी बुक तो आपको पढ़नी है तो पढ़ लें वरना ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़, जो पोर्शन मैंने आपको बुक का पढ़ने के लिए कहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ज़रूर पढ़ें। और जो एडिशनल ट्रबल टिकट्स हैं उनको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। आपको GNS3 में लैब बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या करें, इस लैब का एक प्रिंट निकलवा लें। प्रिंट निकलवाने के बाद यहाँ से ट्रबल टिकट को पढ़ते जाएं और शो की कमांड्स अप्लाई करते जाएं कि यहाँ पे ये अप्लाई होगी। खुद ही माइंड में कर लें कि ये अप्लाई होगी और चेक कर लें कि वाकई ये अप्लाई हो रही है या नहीं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है एक्सपर्टीज़ यहाँ पे गेन होंगी। तो जैसे सोल्यूशन भी उसने यहाँ पे दिया हुआ है। तो सॉरी, खुश रहें, खुश रखें। सीरीज़ का यहाँ पे एंड होता है और इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।